हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे अबॉर्शन के बारे में। तो क्लास शुरू होने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में शेयर करें। कंटिन्यू करते हैं। आज ये अपना अबॉर्शन की तीसरी क्लास है। लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अबॉर्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग WHO। देन अबॉर्शन के कॉजेज क्या क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अबॉर्शन होता है उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जिसको मिसकैरेज भी बोलते हैं या नेचुरल अबॉर्शन भी बोलते हैं। दूसरा जो टाइप बताया वो बताया मैंने कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जिसको MTP बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड क्लास में हम लोगों ने जो भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है उसके जितने भी टाइप, जैसे थ्रेटेंड अबॉर्शन हुआ, इनवाइटेबल अबॉर्शन हुआ, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ, कंप्लीट अबॉर्शन हुआ, सेप्टिक अबॉर्शन हुआ, रिकरेंट अबॉर्शन हुआ, उन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन के बारे में, जिसको बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए होता क्या है, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या नेचुरल अबॉर्शन होता है वो अपने आप होता है, ठीक है। जबकि जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है उस अबॉर्शन को करवाया जाता है किसी मेडिसिन से या फिर किसी भी सर्जिकल प्रोसेस से, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का समापन किया जाता है। अब ये प्रेगनेंसी का जो समापन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों की जाती है, तो उसके कुछ रीजन हो सकते हैं। जैसे किसी महिला का रेप हुआ हो, या फिर जो मदर प्रेग्नेंट है उसको रिस्क हो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में, जिसमें मैटरनल डेथ होने के चांस हो, या फिर जो फीटस है इंट्रायूटेरल लाइफ में उसके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हो। जबकि वो फीटस जब जन्म लेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो उससे पहले ही जो MTP है वो करवा ली जाती है। उसके अलावा हम बात करें कोई अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो, तो कुछ कंडीशन है, ये कुछ कंडीशन है जिनमें है जो MTP की जाती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है। तो ये जो MTP है इसके लिए एक रूल एक्ट बना है जिसको बोलते हैं हम लोग MTP एक्ट, जो बना 1971 में, 1971 में MTP एक्ट बना, जिसका इम्प्लांटेशन हुआ 1972 में, 1972 में उसका इम्प्लांटेशन हुआ। देन उसमें एक अमेंडमेंट हुआ, कुछ चेंजेस हुआ 1975 में। उसके बाद उसमें सेकेंड अमेंडमेंट हुआ, वो हुआ 2020 में, ठीक है, जो 2021 से लागू हुआ। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2021 में जो MTP अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन, एक मिनट देखिएगा डेफिनेशन आप लोग। A pregnancy that is intentionally terminated using either a surgical process or medication before the viability of fetus is known as induced abortion या MTP। देखिए इसमें हुआ क्या, जो प्रेगनेंसी है वो इंटेंशनली यानी किसी उद्देश्य से टर्मिनेटेड यानी खत्म किया गया है, किसके द्वारा, यूजिंग ए सर्जिकल प्रोसीजर, या तो कोई सर्जिकल प्रोसीजर यूज किया गया या कोई मेडिकेशन दवाई दवाई है उसका उपयोग किया गया है, बिफोर द वायबिलिटी ऑफ फीटस इज नोन इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन और MTP। नेक्स्ट हम इसमें बात करें, जो MTP एक्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया, ये MTP एक्ट है वो बना कब, 1971 में, केम इन फोर्स 1972। ये देखिए ये बहुत दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो MTP एक्ट है वो बना कब, तो आपका आंसर जाएगा 1971। अगर ये पूछ ले कि जो MTP एक्ट है वो वर्किंग में कब आया, तो 1972। देन आपसे पूछ ले कि लेटेस्ट जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब हुआ, तो ये हुआ 2021 में। देखिए जो ये 2021 वाला अमेंडमेंट एक्ट है, MTP एक्ट है, ये बन के 2020 में ही है, वो राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन ये वर्किंग में है वो 2021 में आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, 2020 भी मिल सकता है और 2021 भी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी देनी है वो देनी है 2021 को।
ठीक है, वैसे इतने क्लोज जो ऑप्शन है वो आते नहीं एग्जाम में। अब हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 2021 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें और 1975 के अमेंडमेंट एक्ट में क्या चेंजेस हुए, तो देखिएगा ये जो इंडिकेशन ऑफ एमटीपी है, यानी कि 2021 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें एमटीपी करवाई जा सकती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाई जा सकती है। फर्स्ट इसमें देखिएगा फीटस एबनॉर्मलिटी एंड कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन, यानी जो फीटस हो एबनॉर्मल फीटस है, या तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या जो फीटस है उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, या जो फीटस है उसका कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन हो गया कि वो जब जन्म लेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या फिर जो फीटस है वो एबनॉर्मल है, उसकी वजह से जो माता जी है उनको कॉम्प्लिकेशन होने के चांस और माता जी की जान भी जा सकती है। तो उस कंडीशन में पहले ही यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी या जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा ये कंफर्म कर लिया जाता है कि ये जो फीटस है ये सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, या माता जी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। अगर ये फीटस माता जी को नुकसान पहुंचाता है तो क्या करवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, जिसको बोलते हैं एमटीपी। इसके अलावा रेप विक्टिम, यानी वो महिला या वो बालिका जिसका रेप हुआ हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी है जो एमटीपी है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, यानी कोई अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हुई या फिर जो कॉन्ट्रासेप्शन है उनका फेलियर हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई माता जी है जिसके अभी एक 6 महीने का बच्चा है जिसको जन्म दे चुकी है, ठीक है, और अब वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर के कारण, तो अब वो माता जी चाहती है कि वो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखे, तो वो क्या करवा सकती है, अबॉर्शन करवा सकती है। इसके अलावा मैटरनल इन्फेक्शन जैसे टॉर्च इन्फेक्शन हुआ, सीएमएस का, साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन हुआ, काफ़ी सारे इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ, तो उन कंडीशन में जो माता जी के अंदर इन्फेक्शन है तो चांस है कि वो इन्फेक्शन या तो जो फिटस उस तक पहुंचेंगे, और अगर वो इन्फेक्शन पहुंचे भी नहीं तो आईजीआर करवा देंगे फिटस में, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, क्योंकि माता जी खुद बीमार है तो बच्चा भी बीमारी पैदा होगा। तो उस कंडीशन के अंदर भी है जो वो अबॉर्शन है उसको अलाउ करते हैं एमटीपी एक्ट में। फिर हम बात करें सर्वाइकल और ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी, यानी या तो सर्वाइकल या ब्रेस्ट का किसी भी टाइप का कोई कैंसर हो, तो उस कंडीशन में भी है जो एमटीपी एक्ट है वो अलाउ करता है अबॉर्शन के लिए। इसके अलावा मैटरनल फिजिकल एंड मेंटल अनस्टेबिलिटी, यानी जो माता जी है जो प्रेग्नेंट है वो अनस्टेबल है, ठीक है, तो या फिर जो माता जी उसको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो है बच्चे को या माता जी को नुकसान हो सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी है जो एमटीपी करवाई जा सकती है। देन बात करें हम चेंज ऑफ मदर मैरिटल स्टेटस, यानी माता जी का मैरिटल स्टेटस ही चेंज हो गया। कैसे, जैसे कोई माता जी थी वो प्रेग्नेंट थे, तो प्रेगनेंसी के दौरान या तो उनका डिवोर्स हो गया हो, या फिर जो प्रेगनेंसी के दौरान जो माता जी है उनके हस्बैंड हो उनकी डेथ हो गई हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो माता जी डिवोर्स हो गई अगर तलाक हुआ है, तो अगर हस्बैंड है वो एक्सपायर हो गए तो विडो हो गई। तो उस कंडीशन में माता जी पे डिपेंड करता है कि वो प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहती है आगे नहीं, और कंटिन्यू रखना चाहती है नहीं रखना चाहती प्रेगनेंसी को। अगर माता जी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती तो उसका है अबॉर्शन करवा सकती है, एमटीपी एक्ट इसको अलाउ करता है। देन हम बात करें कि जो 2021 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया ना उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, तो जो 1975 का अमेंडमेंट एक्ट था उसमें क्या था, जो एमटीपी वो करवाई जा सकती है ओनली 20 सप्ताह तक, ओनली 20 वीक्स से, कौन से में 1975 वाले में। लेकिन जब 2021 में रिवाइज हो गया है तो इसमें जो अलाउ कर दिया वो कहाँ से कर दिया कि अपर जेस्टेशनल एज इंक्रीज 20 टू 24 वीक्स, यानी 20 से बढ़ाई कितनी कर दी, 24 सप्ताह कर दी। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि जो अमेंडमेंट एक्ट एमटीपी वाला आया 2021 वाला, उसमें जो एमटीपी की जो जेस्टेशनल एज वो कितनी बढ़ा दी गई, तो बताना है कि 24 सप्ताह तक कर दी गई, यानी 4 सप्ताह बढ़ा दी गई। पहले क्या था कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स होते हैं, अगर किसी को फीमेल है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव है वो मेथड ऑफ फेल हो गया तो उस कंडीशन में एमटीपी एक्ट अलाउ नहीं था, लेकिन 2021 वाले में इसमें भी संशोधन किया जा चुका है। पहला संशोधन तो क्या हुआ कि जो 20 सप्ताह तक प्रेगनेंसी है उसको डिसकंटिन्यू कर सकते थे, अबॉर्शन करवा सकते हो, 24 सप्ताह तक हो गया नए अमेंडमेंट एक्ट में। उसके अलावा
जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है या जो अनमेरिड फीमेल है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अनमेरिड फीमेल यानी वो माताजी जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन वो माताजी बनने को तैयार है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, वो अबॉर्शन करवा सकती है। पहले ये रूल नहीं था। देन बात करें, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन कैन बी अप्लाइड एनी टाइम इन स्पेशल कंडीशन लाइक फीटल एबनॉर्मलिटी डिसाइड बाय मेडिकल बोर्ड। यानी कि ये 24 सप्ताह तक तो है, जो प्रेगनेंसी है उसको डिसकंटिन्यू कर ही सकते हैं, अबॉर्शन करवा ही सकते हैं। इसके बाद में भी जो प्रेगनेंसी है उसको किसी भी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम है उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं स्पेशल कंडीशन में, जिसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो या तो मदर के अंदर या बच्चे के अंदर। लेकिन वो जो एमटीपी करवाएंगे या वो जो अबॉर्शन करवाएंगे कब करवाएंगे, वो डिसाइड कौन करेगा, वो करेगा मेडिकल बोर्ड। यानी माताजी है उसके फीटस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है या फिर जो माताजी उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, तो 24 सप्ताह के बाद भी है वो एमटीपी किया जा सकता है, अबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसका डिसाइड कौन करेगा, मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। देन बात करें कि अगर 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी है, नए अमेंडमेंट एक्ट में ये लिखा, पहले जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें यह था कि जो 20 सप्ताह तक प्रेगनेंसी है उसके लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका है जो ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब जो लेटेस्ट 2021 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 20 सप्ताह तक सिर्फ 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन होगा तो भी वो एमटीपी करवा सकती है माता जी। और अगर प्रेगनेंसी 21 से 24 सप्ताह के बीच हुई तो दो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे उनकी है वो जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें, कंसल्ट रिक्वायर्ड ओनली प्रेग्नेंट मदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन कि जो एमटीपी करवा रही है मदर उसमें किसके कंसल्ट की जरूरत पड़ती है, किसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सिर्फ माताजी की परमिशन की जरूरत पड़ती है, खुद की माताजी की। यानी जो प्रेग्नेंट है उसकी खुद की जरूरत है, ना उसके हस्बैंड की जरूरत, ना उसके फैमिली रिलेटिव की जरूरत, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो अबॉर्शन है, जो एमटीपी है, उसमें कौन लीगल है, अगर माताजी की उम्र 18 साल से ऊपर है तो माताजी का ही जो है कंसल्ट चलेगा, उसके अलावा उसके हस्बैंड या उसके ससुराल वाले या उसके स्वयं के माता पिता भाई बहन किसी का कोई कंसल्ट नहीं चाहिए, ओनली प्रेग्नेंट मदर का ही वो कंसल्ट चाहिए। और अगर जो फीमेल है वो माइनर यानी 18 साल से कम उम्र की है तो उस कंडीशन में उसके पेरेंट्स, जो लीगल पेरेंट और उसके पेरेंट्स या जो लीगल गार्जियन है उनमें से किसी का भी है जो कंसल्ट चाहिए होगा रिटर्न में, इस कंडीशन में जो अबॉर्शन कराया जा सकता है। देन बात करें कि जो क्राइटेरिया है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का अबॉर्शन के लिए वो क्या है, तो देखिएगा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर वो कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड, कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड। दूसरी बात, 6 महीने की ट्रेनिंग लिए उसने, काय की, एमटीपी की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, और मिनिमम 25 एमटीपी केस एक्सपीरियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर प्रैक्टिशनर। यानी कम से कम 25 या 25 से ज्यादा जो एमटीपी केस है उसका एक्सपीरियंस हो उसके पास, वो भी एक सीनियर प्रैक्टिशनर की गाइड में। यानी 3 शर्तें रख दी। फर्स्ट शर्त तो ये होगी इसकी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर। दूसरी, 6 मंथ का है वो उसका एमटीपी का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। थर्ड, कम से कम 25 या 25 से ज्यादा है तो उसको एमटीपी केस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी कब, गाइडेंस ऑफ सीनियर प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो एमटीपी ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें ही परफॉर्म की जाए अकॉर्डिंग एमटीपी एक्ट 2021। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अगर एमटीपी करवाई जा रही है तो उसके अंदर क्या है, वहाँ का तो सीएमएच जो है उससे परमिशन ली जाएगी, तभी प्राइवेट हॉस्पिटल में है जो एमटीपी करवाई जा सकती है, अदरवाइज प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एमटीपी नहीं करवाई जा सकती। नेक्स्ट बात करें कि सर ये एमटीपी होता है, इसके कितने मेथड होते हैं, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, ठीक है। मेडिकल मेथड यानी जिसमें मेडिसिन का उपयोग किया, और सर्जिकल मेथड जिसमें कोई सर्जरी है उसके थ्रू है जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की गई। नेक्स्ट बात करें जो मेडिकल मेथड है उसके सक्सेस है। जैसे मेडिकल मेथड में क्या होता है कि एमटीपी किट आता है, क्या आता है, एमटीपी किट, एमटीपी किट आता है। इसकी सक्सेस रेट है वो है 5 सप्ताह से पहले, बिफोर 7 वीक, बिफोर 7 वीक जो इसकी सक्सेस रेट है वो है 97%, ठीक है।
देन अगर हम बात करें आफ्टर 7 वीक और 9 वीक से पहले, यानी 7 से 9 सप्ताह के बीच में इसकी जो सक्सेस रेट है वो है 95%। ठीक है, ये इसकी सक्सेस रेट है किसकी, एमटीपी की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जो मेडिकल मेथड है जिसको एमटीपी किट बोलते हैं, उसके बारे में लेटर स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो एमटीपी करवाएंगे इससे पहले ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवाएंगे, ये देखने के लिए जो फीटस है उसकी क्या कंडीशन है और उसकी जो सिचुएशन है वो कैसी है। देन बात करें हम एमटीपी किट की, तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, मेडिकल टर्मिनेसी प्रेगनेंसी किट होता है अबॉर्शन के लिए। उसमें देखिएगा ऐसा कुछ होता है वो, इसमें एक टेबलेट ये आती है, 2 टेबलेट ये आती है और 2 टेबलेट ऐसे ऐसे 5 टेबलेट का कॉम्बिनेशन होता है, एमटीपी किट होता है जो। ठीक है, इसमें जो ऊपर ऊपर वाली टेबलेट आती है वो होती है मिफीप्रेस्टोन, मिफीप्रेस्टोन। और ये जो 4 टेबलेट होती है ये होती है मीजोप्रोस्टोल। ठीक है, ये जो मिफीप्रेस्टोन होती है ये होती है 200 mg की, 200 मिलीग्राम की। और ये जो मीजोप्रोस्टोल होती है ये होती है 200 माइक्रोग्राम की। ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मीजोप्रोस्टोल है वो माइक्रोग्राम में होती है और मिफीप्रोस्टोन मिलीग्राम में होती है। तो आपसे पूछे कि जो मीजोप्रोस्टोल वो कितनी होती है, उसमें ऑप्शन दोनों आपके पास, 200 मिलीग्राम और 200 माइक्रोग्राम। तो आपको ध्यान रखना, जो ये मीजोप्रोस्टोल है 200 माइक्रोग्राम की होती है, माइक्रोग्राम। और जो मिफीप्रोस्टोन होती है 200 मिलीग्राम होती है। कैसी होती है, मिलीग्राम। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो सर ये 5 टेबलेट होती है, देते कैसे, देखिए फर्स्ट बात करें इसमें हम मिफीप्रोस्टोन की, मिफीप्रोस्टोन जिसको मैंने बताया 200 mg की आती है, एक टेबलेट आती है इसमें। देन हम बात करें मीजोप्रोस्टोल की, ये आती है 200 माइक्रोग्राम की, यानी मिफीप्रोस्टोल मिलीग्राम में, मीजोप्रोस्टोल माइक्रोग्राम में। कितनी टेबलेट आती है, 4 टेबलेट। तो जो ये मिफीप्रोस्टोन है ये 200 मिलीग्राम वाली, ये डे फेस्ट देते हैं, डे फेस्ट। देन डे थर्ड, देते हैं मीजोप्रोस्टोल। और ये मीजोप्रोस्टोल कैसे देते हैं, या तो देंगे हम लोग इसको 400 माइक्रोग्राम ओरली, या फिर इसको देंगे 800 माइक्रोग्राम वेजाइनली। ठीक है, कैसे भी दे सकते हैं, अगर ओरली दे रहे हैं तो 400 माइक्रोग्राम, और अगर वेजाइनल दे रहे हैं तो 800 माइक्रोग्राम ये देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मीजोप्रोस्टोल होती है PGE1, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटीजन E1, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन E1 होती है। ये करती क्या है, इसका जो बेस्ट रूट होता है ना, बेस्ट रूट, वो या तो होगा इसका वेजाइनल या सबलिंगुअल, देन अक्कल कैविटी में। ठीक है, ये बेस्ट रूट है। और इसका जो सबसे लेस रूट है, यानी सबसे कम इफेक्टिव कब होती है, लेस रूट कौन सा होगा इसका, तो वो होगा ओरल रूट, ओरल रूट। इसके साथ ही अगर ये जो मिजोप्रोस्टोल ओरल रूट से देते हैं, ओरल रूट से, तो कराती है कॉन्स्टिपेशन, सॉरी डायरिया, डायरिया और रेस्टलेसनेस एंड वोमिटिंग। तो यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बन गए एमटीपी किट से। जो एमटीपी किट होती है उसमें 5 टेबलेट होती है, एक होती है मिफीप्रोस्टोन जो होती है 200 मिलीग्राम की, 4 होती है मीजोप्रोस्टोल PGE1 जो होती है 200 माइक्रोग्राम की। देन इसको देने की बात की तो मैंने बताया कि आपको डे फर्स्ट देते हैं एक तो, देन हम डे थर्ड देते हैं, या तो उसमें 400 मिलीग्राम आप, सॉरी माइक्रोग्राम ओरली दे दो, या 800 माइक्रोग्राम वो वेजाइनली दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये है वो पुटअप किया स्लाइड में भी,
मिफेप्रोस्टोन होती है वो 200 मिलीग्राम की एक टेबलेट और मिसोप्रोस्टोल 400 माइक्रोग्राम की 4 टेबलेट। यूज फर्स्ट मिफेप्रोस्टोन देन 24 टू 72 हावर मिसोप्रोस्टोल। ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या होगी, मिसोप्रोस्टोल। आफ्टर यूज एमटीपी किट 6 to 10 डे ब्लीडिंग नॉर्मल, यानी जब एमटीपी किट ले रहे हैं उसके बाद में 6 से 10 दिन तक जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मली मानी जाती है, ठीक है। और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो फिर जो है उसको उसका ट्रीटमेंट है वो किया जाना जरूरी है। देन हम बात करें नशेड, अवॉइड नशेड है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, वो उनका यूज नहीं करेंगे कब, जो एमटीपी किट ले रहे हो। क्यों, क्योंकि जो नशेड होती है ना ये डिक्रीज कर देती है पीजीई1 को, पीजीई1 के इफेक्ट को डिक्रीज कर देती है, जिससे एबॉर्शन के चांसेस जो कम हो जाते हैं। देन बात करें कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमटीपी किट, तो देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे एमटीपी किट के। फर्स्ट होगा एबनॉर्मल ब्लीडिंग या हैवी ब्लीडिंग, या फिर इनकम्प्लीट एबॉर्शन, यानी टेबलेट्स दी लेकिन जो एबॉर्शन होना था वो आधा होके रह गया, तो आधा अंदर रह गया, वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। और जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन होगा वो क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा यूट्राइन कैविटी में, तो जिससे माता जी है उसको रिस्क बढ़ जाते हैं। देन सेप्सिस, सेप्सिस कैसे हुआ, यानी इन्फेक्शन, मैंने अभी तो बताया इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, तो अब हम कुछ फिटस का पार्ट तो यूट्रस में रह गया उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। देन एनीमिया, हैवी ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया ही होगा। तो जब एनीमिया हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, या फिर जो इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, ठीक है। देन एब्डोमिनल पेन, ये मोस्ट कॉमन होता है। देन बात करें सर्जिकल मेथड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें हम, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो मेडिकल मेथड फेल हो गया, तो सर्जिकल मेथड क्या उपयोग में ले सकते हैं, तो देखिएगा एक होता है वैक्यूम एस्पिरेंट, यानी वैक्यूम, वैक्यूम जानते हो ना आप, एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट ऑफ कंजम्पशन को आउट एक्सपेल आउट करने के लिए। तो ये दो प्रकार से होता है, या तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन होता है, इसका मतलब होता है मैनुअल, और इसका मतलब इलेक्ट्रिक, यानी या तो इलेक्ट्रिक या मैनुअल किसी भी रूप से जो वैक्यूम है उसके द्वारा जो प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन जो इंट्रायूटेरिन लाइफ में जो प्रोडक्ट है उसको है वो एक्सपेल आउट किया जाता है। इसके लिए शर्त क्या है, इसमें जो कैनुला यूज किया जाता है वो 12 mm का प्लास्टिक का कैनुला यूज होता है, 12 mm प्लास्टिक, प्लास्टिक कैनुला वो यूज होता है। देन हम इसमें बात करें, इसमें 60 ml की एक बोतल होती है डबल वाल की, बोतल कैसी होगी, डबल वाल की, ठीक है। वो इसे अटैच करके वो है एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, और वैक्यूम क्रिएट करके एक प्रेशर क्रिएट करके जो प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन उसको एक्सपेल आउट किया जाता है। देन हम बात करें सक्शन एंड इवाक्यूएशन, सक्शन का मतलब खींचना ना, इवाक्यूएशन यानी बाहर निकालना, खींच कर बाहर निकालना, किसको, प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन जो इंट्रायूटेरिन लाइफ में जो फीटस है या जो एम्ब्रियो है उसको एक्सपेल आउट किया जाता है सक्शन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें भी यही जो कैनुला है ये प्लास्टिक का कैनुला यूज किया जाता है, प्लास्टिक कैनुला यूज किया जाता है, और सक्शन मशीन की इसमें रिक्वायर्ड होती है, सक्शन मशीन। देन बात करें एडवांटेज ऑफ एमवीए, यानी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेट का जो है वो एडवांटेज क्या है, तो देखिएगा एक तो क्या है कि जो सक्शन वाली प्रोसेस है इसमें क्या होता है, लेस ब्लीडिंग, लेस ब्लीडिंग, ये तो ब्लीडिंग कम होगी। दूसरा एक ओपीडी प्रोसीजर है, कैसा प्रोसीजर है, ओपीडी आउट पेशेंट है वो प्रोसीजर है। देन ये सेम डे डिस्चार्ज मिल जाता है माता जी को, सेम डे डिस्चार्ज, ठीक है। ये तीन है जो इसके एडवांटेज है, यानी कि माता जी है उसको अगर ये प्रोसेस अपनाते अपन कौन से वाला, वैक्यूम एस्पिरेशन या सक्शन वाला, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट को कंसम सक्शन के द्वारा बाहर निकाले, प्रेशर से बाहर निकाल लिया जाता है, तो उससे क्या होता है ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांस नहीं रहते। दूसरा आउट पेशेंट प्रोसीजर है, तो माता जी को है उसी दिन छुट्टी मिल जाएगी। ये तो बात की अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। देन हम सेकंड ट्राइमेस्टर में बात करें जिसको मिड ट्राइमेस्टर कहेंगे, जो 13 से 24 वीक का होगा, यानी 13 से 24 वीक का जो समय होगा जेस्टेशनल एज का, उसमें है जो कैसे है जो एमटीपी की जाती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको कैसे किया जाता है देखिएगा। इसमें एक सेम प्रोसीजर वही होगा जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रोस्टाग्लैंडिन वाला, तो वही एक तो सेम प्रोसीजर होगा, इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका यूज किया जाएगा, प्लस इनके साथ है जो 30 इंटरनेशनल यूनिट है जो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन
है उसका यूज किया जाएगा 500 ml DNS, ठीक है। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन उसके साथ ऑक्सीटोसिन, इस प्रोसेस के द्वारा है जो ऑक्सीटोसिन और इस मिसोप्रोस्टोल के या प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इनके द्वारा है जो प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन उसको एक्सपेल आउट किया जाता है। देन हम बात करें सर्जिकल मेथड में, तो देखो सर्जिकल मेथड में एक होता है डायलेशन एंड इवाकेशन। डायलेशन एंड इवाकेशन क्या होता है, जैसे यूट्रस है, ये सपोज करो वो यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, ये इसका इंटरनल ओस है और यहाँ से है जो वेजाइना स्टार्ट होती है। तो जो इंटरनल ओस है क्लोज रहता है, ठीक है, और अपने को क्या करवाना है अबॉर्शन, और जो बच्चा है वो यहाँ पे है, सपोज करिए यहाँ पे जो बच्चा है ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, तो इसको एक्सपेल आउट करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, सर्विक्स को डायलेशन करवाना पड़ेगा। तो यही तो बोल रहा है डायलेशन, ठीक है। देन इवाकेशन, यानी पहले तो इसको डायलेट करना, सर्विक्स के इंटरनल उसको खोलना, देन इसके बाद में इवाकेशन यानी जो प्रोडक्ट कंसेप्शन है उसको बाहर निकालना, इसको खाली करना, ठीक है। इसको बोलते हैं डायलेशन इवाकेशन, यानी पहले सर्विक्स उसको डायलेट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, देन है उसको इवाकेशन है जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन उसको बाहर निकाला जाता है। कौन से ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट बात करें हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन। तो देखो पहला तो कॉम्प्लिकेशन ये है कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है इस कंडीशन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, यानी एमटीपी करवा रहे हैं, एमटीपी करवाने से क्या हो रहा है, जो अबॉर्शन इनकम्प्लीट हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हो गया, कुछ इंटरनल रह गया, तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर की तरफ रह गया वो क्या करवाएगा वहाँ पे सेप्सिस यानी इन्फेक्शन करवाएगा। देन हम बात करें कॉम्प्लिकेशन के अंदर तो वो हो जाएगा यूट्रस का परफोरेशन हो जाएगा, परफोरेशन यानी जो यूट्रस है उसका है जो परफोरेशन हो जाएगा, जो यूट्रस है वो उसमें कहीं कट तो लग जाएगा, फिर वो है उसमें कोई इंजरी हो जाएगी। देन हम बात करें तो वो करेंगे हेवी ब्लीडिंग, यानी जो माता जी उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है वो होने के चांस बढ़ जाएंगे। देन हम बात करें तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांस है वो बढ़ जाएंगे, यानी एमटीपी होगी उससे इन्फेक्शन होने के चांस है वो बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है किसके, अबॉर्शन के। देन हम बात करें डायलेशन इवाकेशन जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत बताया, इसमें क्या किया जाता है। देखिए दो कंडीशन होती है, एक तो आपने नाम सुना होगा डी एंड सी, और एक नाम सुन रहे हो डी एंड ई जो ये वाला है, ठीक है। दोनों डीएनसी का नाम तो सबने सुना होगा डीएनसी। इसमें होता है क्या है, ये होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और ये डायलेशन इवाकेशन ये कौन से ट्राइमेस्टर में होता है, ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो होता है क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिर्फ डायलेशन करके जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको कटेज यानी उसको सक्शन कर लिया जाता है, उसको बाहर की तरफ एक्सपेल आउट कर लिया जाता है। तो डीएनसी में क्या ब्लीडिंग होती है, लेस ब्लीडिंग होती है, लेस ब्लीडिंग। वही बात करें डायलेशन एंड इवाकेशन में, इसमें क्या होता है ब्लीडिंग वो ज़्यादा होती है। देन बात करें डीएनसी में, तो डीएनसी में जो इंस्ट्रूमेंट बहुत कम यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का बहुत कम यूज होता है इसमें डीएनसी में, जबकि डायलेशन कटेज में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके मोर इंस्ट्रूमेंट वो यूज किए जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक था अपने अबॉर्शन का टॉपिक को कंप्लीट होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बोला आपको कि इंड्यूस अबॉर्शन होता है, उसकी प्रेगनेंसी बताई इंटेंशनल टर्मिनेशन, ठीक है। देन हमने बात की एमटीपी एक्ट की, देन इंडिकेशन एमटीपी एक्ट, देन रिकमेंडेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, देन क्राइटेरिया फॉर रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर या हॉस्पिटल के लिए, देन मेथड यूज किए, सक्सेस रेट बात की, एमटीपी किट की बात की, देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमटीपी किट की बात की, देन सर्जिकल मेथड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, देन एडवांटेज ऑफ एमवीए, देन मिड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या एबॉर्शन की जो टेक्निक यूज की जाती है, मेडिकल मेथड, फिर उसके बाद सर्जिकल मेथड, फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमटीपी, फिर डायलेशन इवैक्यूएशन, ठीक है। इसी के साथ अपना अबॉर्शन का टॉपिक वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।